नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है और इस हफ्ते मैं शिव पांडे आपसे फिर एक सामयिक विषय पर चर्चा के लिए हाजिर हूं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है किसानों का जो एजिटेशन चल रहा है एमएसपी की मांग को लेकर के, उस पर हम आज आपसे बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप मंडल। वेलकम सर, जिनसे हम इस पर बात करेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एमएसपी तो पहले से ही लागू है, एमएसपी तो सरकार देती रही है, तो इस बार जो किसान मांग कर रहे हैं ये क्या मांग है, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या चाहिए उनको? देखिए, एमएसपी जो है वो हमेशा था। एक तो ये बात शायद सही नहीं है। एमएसपी एक विशिष्ट भारतीय स्थितियों में आई है और वो विशिष्ट स्थिति ये थी कि जिस समय भारत भुखमरी का शिकार था, अकाल पड़ रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय भारत सरकार ने कृषि को इंसेंटिवाइज करने के लिए एमएसपी लेकर आई सरकार कि आप अगर उगाएंगे तो आपकी फसल बर्बाद नहीं होगी, हम निश्चित रूप से खरीद लेंगे, गारंटी दे रहे हैं, इतनी प्राइस पे तो खरीद ही लेंगे। तो ये 1960s की पॉलिसी है और वो भुखमरी वाला देश था जिस समय 67 to 69 हाँ वो संकट था। आपको लाल गेहूं दया करके अमेरिका भेज देता था तो वो आता था उसका जहाज, तो भारत में खुशी मनाई जाती थी कि अब आ गया, मतलब अनाज आ गया टाइप का। तो वो एक बहुत संकट का दौर था जिस समय ये सारा कुछ आया है। लेकिन अभी इस समय जो स्थिति है 2024 में, भारत न सिर्फ फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट है बल्कि भारत में अब सरप्लस उत्पादन, और ये सरप्लस सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के हर राज्य इस समय सरप्लस हो गए हैं। तो किसान असल में एक आशंका में है, जो एक वाजिब आशंका है। क्या ऐसे समय में जिस समय आप पूरा हर राज्य अनाज में सफिशिएंट हो चुका है, तो क्या भारत सरकार एमएसपी को लागू रख पाएगी या रखेगी या नहीं रखेगी? क्योंकि हमारे पास इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। आप एफसीआई के किसी भी गोदाम में चले जाइए, खुले में रखा हुआ अनाज सड़ता हुआ आपको दिखेगा। इस समय जैसे 400 लाख टन का धान का बफर स्टॉक है और बफर है वो हर साल रोलिंग और स्टॉक में और आएगा, वो अलग है। आपकी बफर की जरूरत कितनी है? 7 लाख टन की। तो और है कितना? 400 लाख टन। तो आपका इतना ज़्यादा इस समय अनाज का प्रोडक्शन है। अभी तेलंगाना को, बंगाल को, छत्तीसगढ़ को, बिहार को, यूपी को नहीं चाहिए हरियाणा और पंजाब का चावल। तो मुझे लगता है कि इस समय जो किसान आंदोलन है वो कुछ और हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि वो क्योंकि दिल्ली के आसपास है, अगर आप 1000 ट्रैक्टर भी दिल्ली में आ जाएगा तो क्योस हो जाएगा। तो वो अपना जो प्रॉक्सिमिटी, नज़दीकी होने का जो माइट है, वहाँ से जो ताकत आती है, उसका इस्तेमाल करके एमएसपी को सिर्फ जारी रखवाना चाहते हैं। उनकी वो बेशक डिमांड बहुत हाई रख रहे हैं, सेटल होंगे वो इसी पर कि एमएसपी नहीं, मैं इस पर आपसे चर्चा को रखूंगा, लेकिन एक मैं महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूं, जब इतना सरप्लस अनाज है, पैदा हो रहा है, तो हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, एक्सपोर्ट चलिए, दुनिया में फिर अनाज चाहिए किसको, ये भी है। हाँ, पूरी दुनिया इस समय सरप्लस पर बैठी है। अफ्रीकन कंट्रीज में भुखमरी है ना 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 भुखमरी जो होती है एक्चुअली ना, भारत में भी भुखमरी है। भारत हंगर इंडेक्स में इतना ऊपर है। वो क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि अनाज का प्रोडक्शन का इशू है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल नहीं बनाया, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं। भूखे आदमी इसलिए नहीं बन रहा है कि वो अनाज खरीद नहीं सकता है, उसकी जेब में पैसे नहीं, वो खरीद नहीं पा रहा है। यहाँ पर संकट है। तो ये संकट एक फिर अलग संकट है। भाई अभी आपका डेयरी प्रोडक्ट पूरा यूरोप फेंकता है समुद्र में। पोल्ट्री, आप अगर लोगों को याद होगा तो 30-40 साल पहले मुर्गे होते थे 750 ग्राम के और 1 किलो के, आज मुर्गे हो रहे हैं 2.5 किलो के। तो प्रोडक्शन की पूरी तकनीक बदल गई। इस समय जो मतलब नए बीज आए हैं, आपको पेस्टिसाइड्स और खाद, और उसके बाद फिर अब तो हाइड्रोपोनिक्स होगा, लेयर्ड में खेती होगी, एक खेत के 9 खेत बन जाने वाले हैं। यहाँ पर दुनिया जा रही है। बिल्कुल। तो इस ओवर प्रोडक्शन के समय में क्या, और उसके बाद मशीनीकरण हो गया है। इस समय आपको भारत में एक समय था कि 70 से 80% आबादी खेती पे निर्भर थी, आज 45% हो गया है। 10 साल बाद आप देखेंगे 30% हो जाएगा। अमेरिका में 2% आबादी सिर्फ खेती पे निर्भर है और वो ओवर प्रोडक्शन है। और विकसित देश की पहचान भी यही है कि खेती पर कम से कम विकास की पहचान है। खेती से आप कितने लोगों को सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सेक्टर्स में लाते हैं। एग्जैक्टली। तो भारत भी चूंकि विकास के उसी साइकिल में कहीं ना कहीं घूम रहा है पूरी दुनिया के साथ साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत एक अलग डायरेक्शन में चले। तो अल्टीमेटली खेती से यहाँ बहुत सारे लोगों को निकलना है और ये होना ही होना है। ये हो ही नहीं सकता है कि आपके पास ट्रैक्टर आ जाए और तब आप हल वाली खेती में जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग लगा लें। आपका थ्रेशर है फसल काटने के लिए, तो ये पूरा सिस्टम जो बन रहा है ना, इसमें इतने लोग लगेंगे नहीं। अब ये एक पुराने जो लिगेसी है
उसको बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे समय में जिस समय की भारत में अनाज का गलत है, ज़्यादा है, और सरकार समझ भी नहीं पा रही। अभी तो देखिए 23 प्रोडक्ट्स हैं जो कि एमएसपी में हैं, मैक्सिमम खरीद 2 प्रोड्यूस की होती है, पैडी और आपका वीट। तभी आपका ये हाल है। डिमांड क्या है कि 23 फसलें जो खरीदी जाती है, इसलिए भारत सरकार पूरे देश भर से खरीदारी कर ले। ठीक बात। अभी करोगे क्या उस अनाज का? और ये सारा जो इकट्ठा होगा उसका करोगे तो फिर ये जो कल्याणकारी योजना बना करके जो राशन वितरण हो रहा है उसमें सरकार खपाती है एक तरीके से देखा जाए वो कर रही है, बिल्कुल वही उसका फलित वही है। लेकिन उसका देखिए नतीजा कैसे होता है। मैं झारखंड का हूँ। झारखंड में भारत सरकार हर आदमी को दे रही है अनाज। अभी झारखंड का किसान अनाज क्यों उगाए? आप झारखंड अगर ट्रेन से गुजर जाएंगे ना फसल के मौसम में, हर दूसरी खेत आपको खाली दिखेगी। अच्छा, उगा ही नहीं रहे, क्यों उगाएंगे? मतलब आप उगा के बेचेंगे कहाँ पर? लोगों के पास है ना। एक और प्रॉब्लम आ रही है व्यवहारिक, मैं आपको बताऊं, ग्रामीण एरियाज में क्या हो रहा है कि लेबर्स नहीं मिल रहे हैं कृषि कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि उनको राशन मिल जा रहा है खाने के लिए, कुछ अन्य चीज़ें हो गई, बहुत उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, वो काम नहीं करना चाहते। तो इससे मुझे लग रहा है कि कृषि भी और फर्दर जो है ज़्यादा प्रभावित होगी धीरे धीरे, क्योंकि मजदूर मिलना बंद हो गए बिल्कुल, तो कृषि पर बहुत इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वो एक्चुअली देखिए ये दिशा है विकास की। अभी तमिलनाडु भारत का सबसे औद्योगिक राज्य है, फैक्ट्रीज का एक तरह से उसको राजधानी बोलते हैं। अब लगभग 50 से 60% आबादी ऑलरेडी शहरी वहाँ हो चुकी है, और यही दिशा है। वापस इंडिया नहीं जाएगा वो। भारत माता ग्राम वासिनी अब नहीं होने वाला है। भारत को अब शहरीकरण की तरफ जाना है। सारी दुनिया जब पानी उठता है तो सारी नाव उठती है, तो दुनिया का पानी उठ रहा है, भारत की भी नाव उठेगी। तो एक जो इसमें समस्या आ रही है, इस पूरे किसान आंदोलन की जो समस्या है, वो एक लीगेसी पॉलिसीज को चलाना चाहते हैं बदले हुए समय में। और इसका दबाव इस तरह से आएगा कि आप जैसे भारत मान लीजिए कि तिलहन में डेफिसिट है, 10 अरब डॉलर का आपको तिलहन मंगाना पड़ रहा है, उसमें पाम है और तमाम तरह के तिलहन आपको मंगाने पड़ रहे हैं। लेकिन एमएसपी का जो सिस्टम बना है, चूंकि वो पैडी वीट साइकिल में है और उसी से सारा हो रहा है, तो आपकी आदत पड़ी हुई और आप वही उगाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि हो सकता है कि सब्जी या फल में आपको उससे ज़्यादा फायदा हो सकता बिल्कुल है। लेकिन आप एश्योर्ड गारंटीड है कि हम जितना धान उगाएंगे सरकार खरीदेगी। तो आप एक वो जो सुरक्षा है, सुरक्षा की गारंटी, लेजीनेस भी दे रहा है। लेजीनेस दे रहा है। उसके आपके बच्चों को वहां पर वो फंसा के रखेगा, आपको उन्हीं फसलों में फंसा के रखेगा। और ये एक बड़ी सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम के रूप में आएगी अगर भारत की एक बड़ी आबादी खेती में फंसी रहेगी। खेती में अब देखिए 60-70% जीडीपी में खेती का कंट्रीब्यूशन था, आज 13-14% हो गया है, और ये हर साल गिर ही रहा है। नहीं, अगर ऐसा हो पाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का, उपकरणों का प्रयोग करके खेती से ज़्यादा लोगों को बाहर करें, उनको एजुकेट करके दूसरे सेक्टर्स में लगा पाएं, तो ये तो खैर अच्छा है विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइडियल सिचुएशन तो यही है। आइडियल कई बार होता नहीं है। लेकिन इसमें अगर आपने सिर्फ इसलिए कि दिल्ली के आसपास आप हैं और ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं, सरकार की पॉलिसी को आप मतलब वहाँ मरोड़ सकते हैं। नहीं, तो अभी ये मांग क्या कर रहे हैं? जैसे एमएसपी आपने बताया 23 फसलों के लिए ऑलरेडी है, यही मांग कर रहे हैं कि सारी फसलों में दो, पूरे देश पे लागू करो, गारंटी दो। अभी गारंटी नहीं है, मतलब वो सरकार खरीदती है और हर साल पहले साल से ज़्यादा खरीदती है, इसके बावजूद वो चाह रहे हैं उसकी गारंटी हो। अभी गारंटी आप दे दोगे, आप ये जैसे चावल की 50% के आसपास खरीद इन 2 राज्यों से हो रही है, पंजाब हरियाणा से। इसकी वजह से इनकी समस्या हो रही है कि ये धान उगाने वाले क्षेत्र तो है नहीं, ये तो गेहूं वाले क्षेत्र हैं, खरीफ फसल का क्षेत्र है। अभी आपको क्योंकि सरकार ने बिजली लगभग सस्ती फ्री ऑलमोस्ट दे दी है, या आप कर लेते हो, पानी नीचे से निकालने पर आपको कोई पैसा देना नहीं है, तो आपने धान उगाना शुरू कर दिया। धान उगाते उगाते आपके पानी का टेबल नीचे जा रहा है। हालांकि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धान बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि आपका इनपुट कॉस्ट देखिए ना, इनपुट क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। आपको भारत का सबसे सस्ते इलाके से आप बिहार और ईस्टर्न यूपी से मजदूर ले आ रहे हैं, बिजली ऑलमोस्ट फ्री, पानी नीचे से फ्री, तो इनपुट कॉस्ट आपका क्योंकि कम हो रहा है, इसलिए आप चावल उगा रहे हैं क्योंकि सरकार खरीद लेगी। तो ये, और इसकी वजह से धान चावल की जो साइकिल है, इसमें आपको बीच में पराली जलानी पड़ेगी ताकि अगले बार के लिए खेत आपका तैयार रहे। 3 महीने उत्तर भारत का नर्क है ये। मतलब सांस जो ले रहे हैं बहुत ही खतरनाक हवा है, लेकिन अब लेना पड़ेगा क्योंकि आपको अगले फसल के लिए आपको खेत तैयार करना है। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली सरकार, इसमें मैं जो चाहता हूं कि सरकार इसमें एक पॉलिसी लो जो देश के लिए अच्छा है, ये नहीं कि दबाव में आकर पॉलिसी न बने। इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है कि अगर सरकार इस तरह की गारंटी देती है तो सरकार के ऊपर जो
खर्च है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, कई लाख करोड़ हो जाएगा करीब। एक अनुमान में देख रहा था संभवतः 10 लाख करोड़ के आसपास का सालाना अगर उसके ऊपर खर्च बढ़ जाएगा तो फिर इसको कहीं से 18 लाख करोड़ तक का लोग बता रहे हैं। तो ये अगर आप कहीं से कट डाउन करना पड़ेगा, फिर या तो ऑलमोस्ट यूनियन बजट का आधा हो जाएगा। हाँ आप कहाँ डिफेंस, कहाँ आपका एजुकेशन, कहाँ हेल्थ केयर, कैसे होगा? तो वो सब तो उसमें भी एक्चुअली जो देखने की जरूरत है इसमें कि ठीक है, आपके देश में किसान हैं, जब संकट में थे उन्होंने संकट से देश को निकाला, लेकिन क्या इसकी भरपाई इतने साल में भी नहीं हुई है? और किसानों ने उगाया क्यों? आपने फिर उनको बहुत सारी सुविधाएं दी। आपने भाखड़ा नंगल जैसे डैम जो हरित क्रांति के बाद ही तो ये सब शुरू हुआ। आपने कृषि विश्वविद्यालय बनाए, वहां से आप टेक्नोलॉजी लेकर आए, तब आपकी समृद्धि आई। अभी उस समृद्धि की आदत पड़ी हुई है। तो ठीक है, समृद्धि की आदत पड़ना अच्छा है, लेकिन क्या बाकी राज्यों ने कोई अपराध किया है? आप छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं सारा उनका चावल खरीदोगे? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ इस समय धान का कटोरा कहा जाता है, सरप्लस है, वहां से उठाइए। तेलंगाना लगभग 50 लाख टन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उठाओ वहां से और उठाओ। तो अगर आप सब जगह से उठा लोगे तो उसके रखोगे कहाँ? हाँ। अब आप कहोगे कि नहीं, रखने के लिए आप गोदाम बनाओ, तो गोदाम बनाना अपने आप में खर्चीला काम है। इसमें एक कीमत की भी बात उठ के आ रही है ना कि C2 प्लस 50% देने की जो बात आ रही है कि जो C2 मतलब जो टोटल लागत है उससे 50% ज़्यादा की आप हमको गारंटी दीजिए, वो भी एक मुद्दा है इसमें। उसमें देखिए, मार्केट अल्टीमेटली इस तरह से काम नहीं कर सकता है। आपने कुछ प्रोड्यूस किया है, मैं जैसे जीन्स बनाता हूँ, जीन्स बनाने के बाद हम क्या, जीन्स का मैन्युफैक्चरर के नाते सारे जीन्स मैन्युफैक्चरर अपने वो गाड़ी लेकर क्या दिल्ली का घेराव कर रहे हैं कि हमने जीन्स बनाई और आप हमारे जीन्स की लागत ये आई, उसके डबल पर आप 50% जोड़ के मुझे दो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने कौन सा अपराध किया है? अगर यही नियम है, अगर नियम है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसान का राष्ट्र निर्माण में किसी सफाई कर्मचारी, किसी पुलिस कर्मी, किसी फायर ब्रिगेड कर्मी या कोई जो बिल्डिंग में मजदूर है, उससे ज़्यादा किसान का योगदान है। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं, उनका भी उतना ही योगदान है। तो आप उनको कैसे सब्सिडी कर रहे हो? लेबर जो है, जो ये दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर और बॉम्बे बना रहा है, आप उसको सब्सिडाइज करो, फिर बोलो कि हमारा हमने इतना लेबर दिया और इतने लेबर का ये कॉस्ट है, आप इसका डबल करके 50% जोड़ के हमें दो। उनको आप अल्टीमेटली उसी रिसोर्स तो उतना ही देश में, किसी भी समय में देश में संसाधन सीमित होते हैं कि इतने ही है, उसमें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करो, ये आपकी पॉलिटिक्स है, यही आपकी पॉलिसी है। दिस इज पॉलिसी। इसका अगर मेजर चंक आप किसी को दे रहे हो, इसका मतलब किसी को डिप्राइव कर रहे हो। तो ये, और इसमें हालांकि एक तर्क ये भी आता है कि इंडस्ट्री को भी तो आप दे रहे हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको जाना ही पड़ेगा, और उसमें आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो, तो उसका एक लॉजिक है फिर भी। लेकिन आप एग्रीकल्चर में 60 करोड़ लोग, 60 से 70 करोड़ लोग एग्रीकल्चर करेंगे, क्या मतलब? क्या करेंगे? मतलब एक आदमी के पास मान लीजिए 10 बीघा या 20 बीघा अभी भी तो एग्रीकल्चर उसको 2 आदमी अगर कर सकता है या 3 आदमी कर सकता है, पूरा परिवार, एग्जैक्टली, जो फैमिली 30 लोग उसमें जुटे हुए हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बो दिया, उसके बाद 2 महीना रिश्तेदारी कर रहे हैं, फिर रिश्तेदारी करके आए, फिर उसके बाद कुछ और किए। एक आदमी तब तक में बस पानी इधर से उधर छोड़ दे रहा है, एक आदमी जाके वो छिड़क आया, बाकी लोग उस समय खाली हैं, मतलब वो विलेज की पॉलिटिक्स और वो पंचायती कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, मतलब वो मतलब अपनी पिछली चर्चा में भी मैंने शायद आपसे ही चर्चा थी तो इस बात को मैंने रखा था कि जो ये वर्कफोर्स है हमारा, ये जब तक स्किल्ड नहीं होगा, जो अभी हमारे पास है कि हमारे पास यंग जनरेशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, अगर वो इस तरह से वेस्ट जाएगी तो वो देश के लिए बहुत हिडन और वो है। हाँ, उसको हम एसेट नहीं बना पाएंगे तो लाइबिलिटी हो जाएंगे। हमारे लग रहा है कि हम एम्प्लॉयड हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन इतने लोग तो जरूरत नहीं है खेती में ना। अभी आपका मतलब टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद इतने लोगों की तो खेती में जरूरत ही नहीं है। और क्या पंजाब में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कितने खुद खेती कर रहे हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। अच्छा, हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पूरा एजिटेशन हो रहा है, चाहे हमने पिछला भी देखा था, ये पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा पूरे देश में इसकी लहर नहीं दिख रही है ना, तो इससे एमएसपी से खरीद बहुत कम हो रही है। इसका निहितार्थ क्या निकाला जाए? मतलब है कि बाकी लोग एमएसपी रहे जाए बढ़े, इससे उनको लेना देना ही नहीं। मतलब उनको अवेयरनेस नहीं है इस बात की, या कि उनको फर्क नहीं पड़ता? उनको मालूम है कि पंजाब हरियाणा अगर 50% एमएसपी की खरीद दे रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कल को आपको भोजपुर और बक्सर और बनारस और जौनपुर से बड़े पैमाने पर एमएसपी खरीद शुरू हो जाएगी। उनको मालूम है ये होना नहीं है। तो जिनको और देखिए, कई बार
पाने के लिए जो काम होता है ना, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, खोने पर जो इंटेंसिटी आती है ना, वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इनको डर है कि ये पॉलिसी जारी रखना भारत की इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है। भारत सरकार जो फार्म लॉज वगैरह ला रही है वो असल में उसी दिशा में है। और कोई भी सरकार रहेगी, भाई अगर सरकार की ही बात है तो 23 प्रोड्यूस में एमएसपी तो बहुत समय से है। 23 और इस बीच में भारत ने 5-7 सरकारें तो देखी है पिछले 3-4 दशक में, अलग अलग पार्टियों की, लेफ्ट समर्थित, लेफ्ट विरोधी, वाजपेयी सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, लिबरलाइजेशन सरकार, हर तरह की सरकार देखी। किसी ने क्यों नहीं दिया? सारी सरकारें बदमाश थी क्या? तो अगर सारी सरकारें बदमाश थी तो फिर आप उसको फेट अकम्पली मान के, भाग्य मान के बैठिए कि सारी सरकारें बदमाश होती हैं, नहीं देंगी, नहीं दे पाएंगे। 23 फसलों में एमएसपी में सारे देश में खरीदारी संभव नहीं, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। मैं राज्य सरकारें भी तो बहुत रिच है ना, समृद्ध सरकारें, पंजाब की सरकार बहुत रिच है, वही खरीद कर ले और खरीद करके फिर वो बांटे, उसको कौन रोक रहा है? कोई कानून मतलब नहीं, वो अपना वहाँ का वो मंडी एक्ट वगैरह में परिवर्तन करके सारी फसल वो पंजाब की खरीद ले और उसके मार्केट में निकले बेचने के लिए। तो वो भी तो नहीं कर पा रहे हैं, हरियाणा भी तो नहीं कर पा रहा है, वेस्टर्न यूपी भी तो नहीं कर पा रहा है। तो ये अगर संभव होता तो कर दिया गया होता। सबको अच्छा लगता है कि किसानों का वोट मिल जाए। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, 45% जो वोट आने वाला है या 50%, उससे किसी को दिक्कत नहीं। सारी सरकारें चाहती हैं कि हो जाए, लेकिन कर पाएंगे क्या? इसमें एक चीज़ मैं रखना चाहता हूँ, एक चीज़ हो सकती है, मतलब इस पे अगर एक कमेटी बना के पॉलिसी पर विचार किया जाए कि क्या बनाई जा सकती है। जैसे सिक्किम का अगर हम उदाहरण लें तो आपको शायद पता हो कि सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो टोटली ऑर्गेनिक हो गया है, टोटली ऑर्गेनिक कृषि कर रहा है। और उसने क्या किया है अपने किसानों के लिए कि वो उनको सारी पहले तो जो लॉजिस्टिक्स हैं वो मुहैया कराता है, देन उसको इस तरीके की व्यवस्था करी गई है कि उसको बाहर दूसरे राज्यों में और एक्सपोर्ट भी किया जा सके, दूसरे राज्यों में भेजा जा सके। अगर कुछ ऐसा किया जा सकता है, इस पे पॉलिसी बनाने देखा जा सकता है कि अगर किसानों के उत्पाद को हम खरीदें और उसकी पैकेजिंग करके या कुछ ऐसा करके और हम उसको बेटर मार्केटिंग कर सकें ताकि उनको भी लाभ मिले, और मतलब एक मीडिएटर की तरह अगर सरकार काम कर सके। दूसरा मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि ऑर्गेनिक्स पर हम कैसे जंप कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय की ये ज़रूरत हो गई है। जिस तरह बीमारियां बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑर्गेनिक्स पर हमें जंप करना ही चाहिए। खासकर जब सरप्लस अनाज है तो ऑर्गेनिक्स ही तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैक्सिको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो क्योंकि ऑर्गेनिक जब खेती वो प्रोड्यूस कर रहा है या अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है तो अमेरिका उसका मार्केट है। हाँ, सवाल ये है कि भारत के आसपास क्या इतना बड़ा कोई मार्केट है जहाँ पर आपके अनाज और आपकी फसल की जरूरत है? यहाँ थोड़ा संकट है असल में। यहाँ पर कोई ऐसा मार्केट अवेलेबल आपके पास शायद नहीं है, फिर भी लेकिन ये जो आप समाधान बता रहे हैं, इस तरह का ही कोई समाधान आएगा। हाँ, मतलब इस पर एक विचार किया जा सकता है, समाधान यहीं से आएगा कोई, मतलब इनोवेशन आपको चाहिए। जैसे आप कर रहे थे ना कि 60s और 70s और 80s और 90s तक में जो आप खरीद रहे थे अनाज, और खेती पर आप इनपुट लगभग आप फ्री किए हुए थे, खाद सब्सिडी दे रहे थे, हर चीज़ पे सब्सिडी। अभी उसका 1-2 पीढ़ियों ने फायदा उठा लिया उन किसानों ने। अभी उसको अनंत काल तक आप कैसे जारी रख पाएंगे? मतलब अनंत काल तक आपको आदत पड़ गई है, सही बात है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मतलब एक्सचेकर की स्थिति क्या है, मतलब फिनांस की स्थिति देश में क्या है, ये संभव है क्या, और ये अच्छा है कि आपके लिए कि आप मतलब आपकी खेत खराब हो रहे हैं, अल्टीमेटली एक समय के बाद संकट आएगा। और आपने भी क्या किया, मतलब आप कितने ब्रूटल हैं कि जिस समय आपने खेती में आपको सरकार इतना जब इनपुट दे रही है, इसके लाभार्थी आपने मजदूरों को तो बनाया नहीं वहाँ। आप मजदूर ले आए बिहार से, सबसे सस्ता, भारत का सबसे सस्ता मजदूर आप लेके आए। तो एमएसपी दे देंगे आपको सरकार आपको बहुत सारा इनपुट दे देगी, इसका मतलब ये नहीं कि भारत में गरीबी से दूर हो गए। एक और मजबूरी ना सर, वहाँ के लोग खुद ही मजदूरी नहीं करना चाहते। ये जो राशन वितरण हो रहा है, मैंने अपने आंखों देखी बात मैं कर रहा हूँ, मैंने देखा है। नहीं, विरोध किया था लोगों ने कि ये नरेगा वगैरह बंद होना चाहिए ताकि हमको सस्ता मजदूर मिले। इतना निष्ठुर हो सकता है मतलब आदमी कि उनको नरेगा मुफ्त में मजदूर दे रहा है तो हमारे पास आएंगे नहीं खेती करने। तो अल्टीमेटली आप तो पास ऑन नहीं कर रहे ना, आपके पास समृद्धि आ रही है एमएसपी से। क्या पंजाब के दलित या पिछड़े जो मुख्य रूप से भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन खेत मजदूर हैं, जो पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट की वजह से भूमिहीन बने, अंग्रेजों की वजह से जो भूमिहीन बने, जमीन इन किसानों के पास कहाँ से आ गई इतनी सारी? अंग्रेजों की जो लैंड एलियनेशन एक्ट 1900 का एक्ट है, सिर्फ जो
एग्रीकल्चर ट्राइब है वही खेत खरीद सकता था। ये नियम बहुत लंबे समय तक रहा। इस चक्कर में आपका जमीन का कंसंट्रेशन हो गया। इसकी वजह से फिर आपके पास जब ये इलाका था, यहाँ पर सरकार ने इतना इनपुट डाल दिया तो आपके पास समृद्धि आई। आपने पास ऑन तो किया नहीं ना। या तो मानते कि चलो ठीक है, हमारे पास इतना खेत है, हम इनको कम से कम रहने के लिए इनको हम जमीन दे देते हैं, तब तो समझ में आता कि आपकी उदारता है, आप उसको बाहर से सस्ते मजदूर ना लाते। आप तो जो कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, और आप चाह रहे हैं कि सरकार आपको मतलब इनपुट आपका सब्सिडाइज करता रहे और प्रोड्यूस भी सब्सिडाइज करे। मतलब इनपुट में भी अगर खाद अभी महंगी हो तो भी आंदोलन होगा आपको, अगर वो बिजली का बिल पूरा मतलब प्रोडक्शन रेट पे लेने लगे तो आपका आंदोलन होगा। पानी जो आप निकाल रहे हैं, काइंड ऑफ एक साइकिल हो गई कि आप पहले हमें सब्सिडाइज करके छूट दें और फिर हम उत्पादन करें, फिर उसको भी आप सब्सिडाइज करके खरीद लें। तो एक बाकी लोगों ने क्या अपराध किया भाई? बिल्डिंग मजदूरों ने क्या अपराध किया है? क्योंकि सिर्फ वो ऑर्गेनाइज नहीं है और दिल्ली के आसपास वो ट्रैक्टर लेके नहीं आ सकता, इसलिए उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये थोड़ा बहुत ब्रूटल है, निष्ठुर है। बाकी लोगों के प्रति आप निष्ठुर हैं जब आप ये कर रहे हैं, तो ये असल में समस्या है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दिलीप मंडल, जिनसे हमने चर्चा की किसानों का जो एजिटेशन चल रहा है एमएसपी को लेकर के उस विषय पर। और हम फिर अगले हफ्ते किसी खास विषय पर आपके सामने हाजिर होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।